नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का डीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी को ज्ञात ही है, इस समय की कक्षाओं में हम व्याकरण में चल रहे हैं और आज भी फिर हम व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्या बच्चों को नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी छोटे छोटे से नियम हम आपको ऐसे बताएंगे जिसके बाद जहाँ से प्रश्न भी बनेंगे और आपके जो वाच्य टॉपिक है यहाँ से कोई प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। क्लास में आगे बढ़े इससे पहले आप क्लास को लाइक कर दीजिए और अच्छे से क्लास देखिए। और उसके बाद में जो भी आपको उचित कमेंट लगता है, कमेंट करने के बाद में आपको लगता है कि थोड़ी सी भी ज्ञान वृद्धि हुई है तो क्लास में कमेंट कर दीजिएगा, क्लास के कमेंट सेशन में जाके। उसके बाद जो भी आपके पास पब्लिकली प्लेटफॉर्म है आप क्लासों को शेयर कर सकते हैं। बात करेंगे वाच्य की। इससे पहले बता दें कि जो भी बच्चे हमारा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे वो व्याकरण का या फिर कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ का, तो बहुत ही न्यूनतम शुल्क में हमारे बैच हैं। और इसी के साथ में हमारा प्रैक्टिस सेट है, अगर आप उसको भी लेना चाहते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत न्यूनतम शुल्क में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जिसके लिए आपको जो भी जानकारी है आप इस नंबर पे कॉल करके ले लीजिएगा, 9568802463। इस पे आप टीजीटी, पीजीटी, नेट और आपका जेआरएफ यानी कि बात करें तो इसी पर जो भी एलटी, जीआईसी, प्रवक्ता सभी के बैच है वो आपको मिल जाएंगे। बात करें प्रैक्टिस सेट की तो प्रैक्टिस सेट जो है इसमें 50 टेस्ट पेपर हैं और 125 प्रश्नों के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर ये 125 प्रश्न रहेंगे। टोटल जो प्रश्न है पेपर में बात करें तो 6250 प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, बहुत ही न्यूनतम शुल्क में है, मुश्किल से 10 से 12 रुपये, 15 रुपये आपको एक टेस्ट पेपर पड़ेगा। और वो भी इतना नवीन है कि अभी इस पद्धति पे पेपर अभी आपके जो है नहीं दिया जा रहा है, बहुत ही मेहनत के साथ में। और जो प्रश्न बनने की संभावनाएं हैं उनको ही पेपर में रखा गया है। बहुत सरल नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, तीनों का समावेश पेपर में किया गया है। जो भी बच्चे अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हैं या कहीं भी पढ़ रहे थे, उनको देखना है कि हमने कितना पढ़ा है, कितना हमें याद है। स्व अध्ययन के लिए या करें कि स्व अध्ययन करने के बाद प्रैक्टिस ये करने के लिए कि हमारा कितना सही हो पा रहा है। देखिए, आप मार्केट के प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे तो आपका 120, 125, 123 भी चला जाएगा, 125 में 125 भी आपका चला जाएगा, क्योंकि वहाँ पे प्रश्न इतने सरल होते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट है 50, इसमें आपको हर पेपर में एक नई टेक्निक मिलेगी पेपर को सॉल्व करने की। प्रश्न किस तरह से नया बना है ये भी आपको समझने की आवश्यकता रहेगी। और जब प्रश्न नया बना है तो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपकी जो पढ़ने की दृष्टि है वो आपकी चेंज हो जाती है। ऐसा मैं नहीं कह रही, जो बच्चे बताते हैं कि मैम ऐसे भी प्रश्न था, ऐसे भी आपने प्रश्न रखा था, हमें बहुत अच्छा लगा, नए नए प्रश्नों को, नए नए तरीके से प्रश्नों को बनाने का आपका जो प्रयास था वो बहुत अच्छा था। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि कब किस पद्धति पे प्रश्न बन जाता है नहीं समझ पाते, ठीक है, किस तरीके से प्रश्न बना दिया जाता है और हम उसको सीधे सीधे पढ़े रहते हैं। फिर हम वहीं पे जब हमें लगता है कि पेपर में प्रश्न की भाषा में चेंज हुआ है, प्रश्न उत्तर हमारे पास है, लेकिन जब प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा घुमा दिया है तो वहीं पे हम घबरा गए और घबरा के हमारा विकल्प, फिर हम जो याद था हमें, हम उसको भी भूल जाते हैं। ऐसा होता है। परीक्षा हॉल में ऐसा ना हो। जो बच्चे पहली बार परीक्षा टीजीटी, पीजीटी की देने बैठ रहे हैं या पहले से भी परीक्षा दे रहे हैं, तो जो भी बच्चे जिनको लगता है कि अब हमारा कोई भी प्रश्न गलत ना हो, हमें हर तरीके के प्रश्नों को समझने की समझ आ जाए, तो वो प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। 50 प्रैक्टिस सेट है आपका, ये 50 टेस्ट पेपरों का है। हम एक ही बार आपको प्रेषित कर देंगे विद आंसर की के। और उसके साथ में अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है, किसी विकल्प में आपने कुछ दूसरा पढ़ रखा है, बहुत बच्चे हैं, बहुत बच्चे। आप तो बात करेंगे साहित्य की, मैं बता दूं आपको, काव्य शास्त्र में भी, छंद में भी बहुत बच्चों की कमेंट थी कि मैम ऐसे ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने संदेह को दूर करेंगे वहाँ पे, ठीक है। एक बच्चा है, उसके कई प्रश्नों की भ्रांतियाँ टूटी थी प्रैक्टिस सेट के बाद में। उसने कहा कि मैम मैं तो अभी तक इसी को पढ़ता चला आ रहा था या चली आ रही थी। तो ये भी है कि हमेशा हर जहाँ आपने पढ़ा है, मुझसे अगर आपने पढ़ा, हो सकता है कि किसी टॉपिक को पढ़ाते हुए, किसी एक बात को बोलते हुए मस्तिष्क से गलत प्रवाहित हो गया हो,
ठीक है, मस्तिष्क में कभी कभी कुछ और रहता है, बोल हम कुछ देते हैं। तो जो भी बच्चे अपनी तैयारी को आंकना चाहते हैं कि हमारी तैयारी किस स्तर की चल रही है, हम 125 में कितना गेन कर पाते हैं, अपने आप को देखना चाहते हैं कि हम कितने पानी में हैं, तो प्रैक्टिस सेट आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, जो भी है न्यूनतम शुल्क के साथ में बैच है, ये सभी आप 9568802463 पे कॉल करके जो भी आपको जानकारी लेनी है आप ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज की क्लास की। आज की क्लास थोड़ी सी महत्वपूर्ण भी है, वाच्य की। वाच्य का मतलब क्या है? वाच्य जो है ये आपका वच में ऋयत या य प्रत्यय लगने से जो है आपका बना है, जिसका मतलब होता है सीधे सीधे वाच्य बना। और वाच्य का मतलब होता है कहने वाला, कहने योग्य, यानी कि जो बात कही गई है उसकी बात यहाँ पे चल रही है। ठीक है, ये एक तरीके से देखा जाए तो क्रिया का ही, जो हम क्रिया पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये उसी के उसमें रहेगा। ये जो है ये आपका यहाँ पे भाववाचक था प्रत्यय। ठीक है, भाववाचक अर्थ होता है यह का। अब वाच्य यानी कि कहने योग्य, जो बात कही गई है वो किस तरीके से कही गई है, किन आधारों पे कही गई है, इसको देखना है। तो वाच्य के जो प्रयोग हैं, प्रयोग के आधार पर जो क्रिया है, वाच्य में क्रिया का प्रयोग, देखिए वाक्य तो बात तो कही जाएगी, लेकिन वो किन प्रयोग पे की जाएगी। तो वाच्य में जो क्रिया का प्रयोग होगा वो 3 प्रकार से होता है बच्चे। एक है कर्तरी प्रयोग, दूसरा है आपका कर्मणी प्रयोग, और तीसरा है आपका भावी प्रयोग। यानी कि पहले कर्तरी यानी कि जो करने वाला है उसका जब प्रयोग होगा, कर्मणि जो कर्म है उसका प्रयोग होगा, तीसरा भावी प्रयोग यानी कि जो भाव व्यक्त हो रहे हैं उनका जब प्रयोग होगा, तो इसके आधार पर ये जो वाच्य हैं इनका निर्धारण होता है। जैसे कि जहां पे कर्तरी प्रयोग होगा यानी कि काम को जो करने वाला है उसके आधार पर जो करता है, कर्ता ने जो काम किया है, करता है उसके आधार पर अगर बात करेंगे तो यहां पे है आपका कर्तृवाच्य। वहीं पर कर्मणि प्रयोग, कर्म के आधार पर जब बात करेंगे तो कर्मवाच्य। और भावे वाच्य यानी कि जहां पे भाव अभिव्यक्त होगा, जो भी भाव है, ठीक है, उससे चला नहीं जाता, उससे खड़ा नहीं हुआ जाता, तो ये क्या है, एक भाव है। ये एक संवेदना सी जहां हमारे मन में आ जाती है, दया की हो, जो भी हो, सकारात्मक भी होगी नकारात्मक भी होगी, कहीं कहीं पे ये जो भाव है, देखिए अधिकांश से बताया जाता है कि जो भाव है वो भाववाच्य में, अब भावे प्रयोग से भाववाच्य बनेगा, ये सब आप लोग जानते हैं, भाववाच्य। ठीक है, ये सब आप जानते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसमें आपको समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, जहां पे कर्ता का प्रयोग रहता है वहां पे आपका कर्तृवाच्य रहेगा, जहां पे कर्म का प्रयोग होगा वहां पे कर्मवाच्य रहेगा, जहां पे भाव का प्रयोग रहेगा वहां पे आपका भाववाच्य रहेगा। कुछ लोगों का कहना रहता है कि भाववाच्य में हमेशा जो है निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है, कहीं कहीं पे सकारात्मक शब्दों का भी प्रयोग मिलेगा, जब आगे आप देखेंगे। अधिकांशतः शिक्षकों ने यही बताया है कि भाववाच्य का मतलब है सीधे सीधे जहाँ पे निषेध हो, यानी कि नहीं की भावना जहाँ पे अधिक दृष्टिगत होती है वहाँ पे भाववाच्य रहता है। अधिकांश मानती हूँ, लेकिन उसमें भी कुछ वाक्य ऐसे अभी आपको पढ़ने को मिलेंगे आगे, जिनमें आपको पता लगेगा कि ये वाक्य तो सकारात्मक थे लेकिन इनमें भी भाववाच्य था। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। यहां पे बात कर रहे थे, अभी इससे पूर्व में हमने क्रियाएं पढ़ी थी, तो ये तो हो गया। अब यहां पे जो है आप देखेंगे वाक्य में परिभाषा लिखिए। बहुत ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करेंगे। वाक्य में प्रयुक्त
एक मिनट, सॉरी। चलिए, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया के जिस रूप से कर्ता, कर्म या भाव का ज्ञात होता है, भाव का बोध होता है, इस बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं बच्चे? तो वाच्य कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बात करें यहां पे वाच्य के प्रकार, वाच्य के प्रकार की जब बात करेंगे तो यहां पे जो है आपका, तो प्रयोग के आधार पर 3 प्रकार हैं। 3, पहले नंबर पे आप बात करेंगे तो कर्तृवाच्य, दूसरे नंबर पे आप बात करेंगे तो कर्मवाच्य, और तीसरे नंबर पे अगर आप बात करेंगे तो भाववाच्य। यहां पे आपका भाववाच्य। ठीक है, इसी में अगर हम बात करें तो कर्मवाच्य, इसमें क्या है कि क्रिया का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य में क्रिया का जो प्रयोग होता है वो 3 रूपों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन कौन से हैं तीनों रूप आपके? जो हैं कर्तरी, कर्मणि और भावे। ये तीनों प्रयोग आपको कर्तृवाच्य में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यानी कि इसमें तीनों के होने की संभावना एक साथ रहती है। दूसरे में अगर आप बात करें तो कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य में क्रिया का प्रयोग होता है और कर्मवाच्य में क्रिया का प्रयोग कौन कौन सा होता है? तो कर्मणि यानी कि कर्म के आधार पर, और भावे वाच्य। ठीक है, भावे प्रयोग, ये 2 प्रयोग हमें वाक्य में देखने को मिलेंगे। जब अभी आगे बढ़ेंगे तब देखेंगे। तीसरे नंबर पे है भाववाच्य, तो इसमें जो है क्रिया का प्रयोग जो रहेगा वो क्रिया प्रयोग जो रहेगी वो आपका भाव पर रहेगी। ठीक है, यानी कि भावे प्रयोग। ठीक हो गया, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं पहले नंबर पे। पहले नंबर पे है आपका कर्तृवाच्य। इसमें क्या है? अच्छा, पहले एक बार आप कर्ता, कर्म और क्रिया देख लीजिए साथ में कैसे लगेगी। तो कर्ता, कर्म और आपकी क्रिया किस किस रूप में रहेगी, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है बच्चे। जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए चलते हैं तो बेहतर चीज़ें समझ में आती हैं। अब कर्ता, कर्म, क्रिया जो है उसमें कर्तृवाच्य कैसे रहेगा, बात करें तो पहले नंबर पे है कर्तृवाच्य। अब इसमें जो कर्ता रहेगा वो आपकी प्रथमा विभक्ति में रहेगा। ठीक है, और इसमें ने का प्रयोग जो है हो जाएगा। कर्म जो है इसमें कर्तृवाच्य में वो द्वितीय विभक्ति के रूप में रहेगा। ठीक है, और गौण रहेगा इसमें जो कर्म रहेगा। क्रिया की बात करें तो कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग। देखिए, कर्तृवाच्य जब हम देखेंगे तो उसमें प्रथमा विभक्ति रहेगी,
ने का प्रयोग हमें देखने को मिलेगा। कर्म जो है वो द्वितीय विभक्ति के रूप में आएगा और गौण रहेगा। क्रिया जो रहेगी वो कर्ता के अनुसार रहेगी, जैसा कर्ता रहेगा वैसे ही क्रिया रहेगी। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे मोहन ने ये काम किया, तो इस तरीके से जो है जैसे ही काम होगा, जो कर्ता रहेगा, कर्ता जो काम कर रहा होगा उसी के अनुसार जो है, कर्ता के अनुसार, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग, उसी के अनुसार जो है इसमें क्रिया में चेंज होगा। अभी आगे बताते हैं। दूसरे नंबर पे आप नोट कीजिए कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जब आप बात करेंगे तो इसमें जो है तृतीय कर्ता के रूप में हमें देखने को मिलेगा। इसमें से या के द्वारा, तृतीय विभक्ति आपने देखी थी जब हमने विभक्ति कारक और विभक्ति पढ़े थे। ठीक है, इसी के साथ में अगर हम बात करें बच्चे, तो आपका जो है कर्म जो है यहाँ पे प्रथम विभक्ति में हमारे सामने आता है, और जो क्रिया रहेगी वो कर्म के अनुसार यहाँ पर रहेगी। ठीक है, इसी के साथ में तीसरे नंबर पे बात कर ले। तीसरे नंबर पे जो है कर्ता जो है से के द्वारा, भाववाच्य। भाववाच्य से या के द्वारा, थोड़ा सा समझने में रहेगा इसमें, द्वारा, और कर्म जो है इसमें नहीं रहता है, कर्म इसमें नहीं रहेगा, और क्रिया जो है सदैव एक वचन और प्रथम पुरुष में हमें जो है देखने को मिलती है। अब क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया, कर्म के अनुसार क्रिया और भाववाच्य के अनुसार जो क्रिया है उसका प्रयोग कैसे है, थोड़ा सा देखिए आप। जैसे कि लड़का पाठ पढ़ता है, लड़का पाठ पढ़ता है, और यहीं पे लड़की पाठ पढ़ती है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे तो इसकी स्थिति क्या है, लड़का क्या है बच्चे आपका, तो आपका पुल्लिंग है। इसी के साथ में अन्य पुरुष है, अन्य पुरुष। इसी के साथ में आप देखेंगे एक वचन है, एक वचन। पढ़ता है क्रिया के रूप में अगर आप देखेंगे तो आप पढ़ चुके हैं इससे पूर्व की क्लास में, सकर्मक क्रिया रहेगी आपकी। पढ़ता जो है पुल्लिंग है, अगर आप क्रिया को देखेंगे तो क्रिया जो है आपकी पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है, और इसी के साथ में अगर बात करें तो एक वचन है। ठीक है ना, लड़का पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है, एक वचन है। पाठ छोड़ दीजिए, कॉमन है। पढ़ता है सकर्मक है, पुल्लिंग है, और आपका अन्य पुरुष है और एक वचन है। क्लियर हुआ, यानी कि कर्म के अनुसार जो है आपकी क्रिया का प्रयोग हुआ है। दूसरा देख ले, यहां पे देखिए लड़की बात करें तो स्त्रीलिंग है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, यही सब रहा ना बच्चे। पढ़ती है, अब जो क्रिया है वो भी बच्चे आपके स्त्रीलिंग है। ठीक है, और अगर आप बात देखेंगे तो ये भी आपकी सकर्मक है, अन्य पुरुष है, और ये भी आपकी एक वचन है। ठीक, तो अब आप ये बताइए कि यहां पर जो क्रिया है वो कर्ता के ही अनुसार चल रही है। ठीक है, अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अभी इसी में। चलिए, अभी यहां पे हम कर्तृवाच्य की बात कर रहे हैं। अब इसमें नोट कीजिए आप, इसमें कर्ता की प्रधानता होती है।
कर्तृवाच्य की बात चल रही है, तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है बच्चे? तो यहाँ पे कर्ता की प्रधानता होती है। इसमें क्रिया व्यापार का संचालक, इसमें क्रिया व्यापार का संचालक कर्ता ही होता है। इसी के साथ में इसमें क्रिया सकर्मक व अकर्मक, इसमें क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों होती हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो क्रियाएं हैं वो दोनों मिलेंगी, सकर्मक भी और अकर्मक भी। इसमें क्रिया का प्रयोग तीन प्रकार से होता है। कैसे कैसे होता है, अभी पहले इसी को देखिए। तो पहला है आपका जो है कर्तरी प्रयोग। इसमें क्या है, जब कर्ता के साथ कारक चिह्न का प्रयोग नहीं किया जा सकता, प्रयोग नहीं किया जाता हो, तब जो है आपका कर्तरी प्रयोग रहेगा। जैसे कि सीधा सीधा लिखें, राधा जाती है। यानी कि यहाँ पे जो है कर्ता और क्रिया हो रही है सीधे सीधे। राधा कौन है? आपकी कर्ता है, और क्रिया क्या है? आपका जाती है। ये आपकी क्रिया हो गई, और इसमें कारक चिह्न का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये आपका कर्तरी प्रयोग रहेगा। वैसे क्या रहेगा? कर्मवाच्य रहेगा, वो आपका जो है कर्तृवाच्य रहेगा। दूसरे नंबर पे इसी में बात कर ले, दूसरे नंबर पे है आपका कर्मणि प्रयोग। कर्मणि प्रयोग समझना बहुत जरूरी है। इसमें न चिह्न का प्रयोग होता है। बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे रोहन ने रोटी खाई, तो यहां पे भी जो है आपका कर्ता और क्रिया, कर्म भी है साथ में। क्या खाई? रोटी खाई, तो ये आपका जो है कर्तृवाच्य है। तीसरे नंबर पे है भावे प्रयोग। मतलब इसको व्याख्यित दिखा रहे हैं हम आपको। भावे प्रयोग में है कि लिखिए, कर्तृवाच्य के ऐसे वाक्य जब कर्ता के साथ ने चिह्न तथा कर्म के साथ को चिह्न का प्रयोग होता है। जैसे कि आप देखेंगे, लड़के ने हाथी को मारा। अब भावी प्रयोग की बात हो रही है। कर्तृवाच्य के ऐसे वाक्य जब कर्ता के साथ ने चिह्न, यानी कि लड़के ने, लड़ने लिखा गया है, लड़के ने, तो ने चिह्न का प्रयोग हो गया। कर्म के साथ को, यानी कि कर्म क्या है? मारना, यानी कि हाथी को मारा का प्रयोग होता है, तो वहां पे आपका भावी प्रयोग रहेगा। ये प्रयोग की दृष्टि से है। अगर वाक्य से आपसे सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि लड़के ने हाथी को मारा, वाक्य प्रयोग के आधार पर ये है। ठीक है,
तो वाच्य में, कर्तृवाच्य में वाक्य प्रयोग है तो ये आपका भावे प्रयोग आपका रहेगा। ये संस्कृत के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे हमने कराए हैं। सीधे सीधे अगर हिंदी की बात रहती तो सीधे सीधे आपको करा दिए होते कि कर्मवाच्य ये है, भाववाच्य ये है, कर्तृवाच्य ये है, लेकिन यहाँ पे संस्कृत को भी मिक्स करके आपको समझाने का प्रयास किया गया है, क्योंकि प्रश्न जो है वो किसी भी तरह से बन सकता है बच्चे। अब पेपर उच्च स्तर के बनने लगे हैं, निम्न स्तर की बात यहाँ पे सीधे सीधे नहीं रही है। ठीक है, अब बात आई थी एक और यहाँ पे सकर्मक की और अकर्मक की। ठीक है, कर्ता की प्रधानता तो होगी ही, कर्ता रहेगा ही, इसमें क्रिया व्यापार का संचालन कर्ता ही होता है, कर्ता करने वाला ही रहेगा। इसमें क्रिया सकर्मक व अकर्मक दोनों होती हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे कुत्ता सारी रात भौंकता रहा, भौंकता है, कुत्ता सारी रात भौंकता है, तो ये आपका अकर्मक हो गया। ठीक है, ये आपका रहेगा। ठीक है, अब इससे संबंधित अगर आपसे कुछ बच रहा है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बच्चे खेलते हैं, सीधे सीधे बात है, आपका कर्म है। सीता नहीं पढ़ती है तो कर्ता है, क्रिया है। देखिए, अब यहाँ पे भाववाच्य नहीं रहेगा, जैसे कि हम नोट करें, सीता नहीं पढ़ती है। अब जबकि भाववाच्य में एक बात आई थी, हमने शुरू में ही क्लियर कर दिया था कि भाववाच्य में निषेधात्मक रहता है, लेकिन यहाँ पे जो निषेधात्मक है नहीं है वो क्रिया के साथ में है। ठीक है, सीता नहीं पढ़ती है तो इसमें जो है आपके कर्ता और क्रिया सीधे सीधे हैं, इसीलिए यहाँ पे आपका कर्तृवाच्य है। मुझे नहीं लगता अब आप इससे कर्तृवाच्य से संबंधित जो भी उदाहरण है आप उनको देखेंगे, आपका कोई प्रश्न गलत होगा। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, इसमें क्रिया व्यापार का संचालन जो है, जो काम हो रहा है उसकी जो बात है वो सिर्फ कर्ता ही करता है। इसमें क्रिया जो है वो सकर्मक और अकर्मक दोनों रूपों में मिलती है, तो सीधी बात है अगर सकर्मक अकर्मक दोनों क्रियाएं हैं तो आपका जो है यहाँ पे कर्तृवाच्य है। और इसमें क्रिया का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, कर्तरी प्रयोग और आपका जो है कर्मणी प्रयोग और भावे प्रयोग। ये हमने पहले भी इंडेक्स में आपको समझा दिया था। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जिसमें थोड़ी सी महत्वपूर्ण था कर्तृवाच्य, ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। अब इससे ज्यादा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे कि मैम सिर्फ 2 लाइनों में कंप्लीट करा देती, बात खत्म होती। देखिए बच्चे, शॉर्टकट कभी नहीं अपनाइएगा, और सफलता के मामले में शॉर्टकट फिर शॉर्टकट रह जाती है। अगर आप शॉर्टकट तरीके से पढ़ रहे हैं तो फिर आप उतना ही पढ़ पाएंगे जितना आप सिर्फ प्रश्न पढ़ सकें। उत्तर तक पहुंचने के लिए तो आपको विस्तृत ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो व्याकरण में आपको विस्तृत ही पढ़ना पड़ेगा। विस्तृत ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप पूरा लिटरेचर पढ़िए, पूरी परिभाषाएं, हम कुछ में हमने परिभाषाएं नहीं लिखाई हैं। काल पढ़ाया था हमने, उसमें परिभाषाएं नहीं दी हैं आपको, ज़्यादा मतलब नहीं था, सीधे सीधे बात करके हमने खत्म कर दी, क्योंकि आप वो बच्चे नहीं हो कि आपसे मुख्य परीक्षा में लिखवाया जाएगा कि भाई डेफिनेशन लिखो। इसीलिए बात करते हैं कर्मवाच्य की। दूसरे नंबर पे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य करें की बात करें, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार, जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है, क्रिया में परिवर्तन होता है, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, नोट कीजिए, नोट डाउन। इसमें कर्म की प्रधानता होती है, बहुत महत्वपूर्ण है, कर्म की प्रधानता होती है। दूसरा है, महत्वपूर्ण है, इसमें क्रिया सदैव सकर्मक होती है। ठीक है, इसमें
कर्ता गौण या अप्रधान रहता है तथा से या के द्वारा प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे कि अब देखिए से जो है वो भाववाच्य में भी आपका रहेगा, लेकिन से के द्वारा के साथ जब हम लगा के देखेंगे तो आपका जो है यहां पे कर्मवाच्य भी रहेगा। जैसे कि बहन के द्वारा खाना पकाया गया। ठीक है, या इसमें आप सीधे सीधे लिखिएगा कहानी लिखी जाती है। कहानी लिखी जाती है तो यहां पे जो है सकर्मक ही है। ठीक है, कर्म की प्रधानता है, क्या लिखी जा रही है तो कहानी लिखी जाती है, तो इसकी यहां पे जो है कर्म की प्रधानता है। जैसे बात करें मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, तो क्या है बच्चे देखिए जो है आपके कर्म के अनुसार ही जो है क्रिया का रूप परिवर्तन हो रहा है। तो मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, कहानी लिखी जाती है, लिखा जाता है तो क्रिया के अनुसार कर्म के अनुसार ही बहन के द्वारा खाना पकाया गया। ठीक है, ये सभी जो है आपके कर्मवाच्य है बच्चे। अब जैसे कहानी लिखी गई, अब यहां पे एक बात और होती है, कहानी लिखी गई, अब कहानी किसी व्यक्ति ने तो लिखी है, किसी बुद्धिजीवी ने ही कहानी लिखी है। तो यहां पे एक बात ये भी है कि आपका जो कर्ता है अप्रत्यक्ष रहता है। ठीक है, इसमें कर्म की प्रधानता होती है, ये भी बात है। इसमें कर्ता जो है वो गौण, अप्रधान या अप्रत्यक्ष रहता है। अब जैसे कहानी लिखी जाती है तो कहानी किसी के द्वारा तो लिखी जाती होगी। अब जैसे आप देखेंगे कि प्रश्न बन जाएगा बच्चे, भाषण दिया गया। अब इसमें क्या है, इसमें कर्ता जो है वो अप्रत्यक्ष है बच्चे, अदृश्य है ना, क्योंकि भाषण दिया गया। अब वो किसी नेता के द्वारा, किसी विद्यार्थी के द्वारा, किसी शिक्षक के द्वारा, किसी के द्वारा तो भाषण दिया गया था, या व्याख्यान जो दिया गया था वो किसी के द्वारा दिया गया था। कहानी जो लिखी जाती है वो कहानी लिखी जाती है, वो कहानी किसी के द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है, तो यहां पे आपका कर्मवाच्य रहेगा। ठीक है, शुरू की जो 3 लाइनें हैं वो महत्वपूर्ण है, उनको याद कर लीजिएगा। कर्मवाच्य से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण भी आपको इसी तरह दे दिए हैं। यहीं पे बात कर लेते हैं तीसरे नंबर पे भाववाच्य। भाववाच्य की बात करें तो जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म को छोड़कर, कर्ता और कर्म को छोड़कर, यहां पे कर्ता और कर्म को बिल्कुल बाहर कर दिया गया है, एक्सिट कर दिया है। ठीक है, को छोड़कर भाव के अनुसार किया गया हो, तो वहां पे क्या है आपका किया गया हो, तो वहां पे आपका भाववाच्य होता है। अब नोट कीजिए, भाववाच्य प्रायः निषेधात्मक होते हैं। अब प्रायः लिख दिया है बच्चे, पूर्ण रूप से नहीं होते हैं, केवल निषेधात्मक नहीं होते हैं। अगर कभी नेट वालों को यह प्रश्न बन जाए कि भाववाच्य केवल निषेधात्मक होते हैं, तो केवल वाले शब्दों के लिए कथन और कारण वाले प्रश्नों में मैंने शुरू में ही मना किया था कि इस तरह के जो प्रश्न रहेंगे, केवल वाले शब्दों को तो आप, एकमात्र वाले शब्दों को तो आप हटा ही दिया कीजिए। अधिकांशतः प्रश्नों में ये प्रश्न गलत होते हैं। ठीक है, तो भाववाच्य प्रायः यानी कि अधिकांश स्तर पर निषेधात्मक होते हैं, पूर्ण रूप से नहीं बोला है बच्चे। ठीक है, इसमें केवल अकर्मक क्रिया होती है, इसमें केवल अकर्मक क्रिया
होती है। इसी के साथ में बात करें तो इसमें क्रिया पुल्लिंग, एक वचन और अन्य पुरुष में जो है देखी जाएगी। अब जैसे कि उससे चला जाता है, उससे चला जाता है। अब चला जाता है, चलने का भाव जो है वो जागृत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे निषेधात्मक, यहाँ पे जो है निषेधात्मक का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन अधिकांशतः ये मान लिया जाता है कि जिसमें न का प्रयोग होता है वहां पे भाववाच्य होता है। ऐसा नहीं है, इसी के लिए ये उदाहरण आपको दिया कि उससे चला जाता है, तो चलने का भाव व्यक्त हो रहा है उसके, तो वहां यहाँ पे जो है आपका भाववाच्य रहेगा। राम से टहला भी नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य आप दूर से लगा देंगे। मुझसे उठा नहीं जाता, ठीक है। अधिकांश निषेधात्मक शब्दों का प्रयोग आपको मिल जाएगा, लेकिन कहीं पे अगर पूर्ण रूप से वाक्य सही भी रहे और उसमें भी आप फिर गलत करें, उससे चला जाता है, तो अब आप इसको किसी दूसरी कैटेगरी में ले जाइए, भाववाच्य या कर्मवाच्य या कर्तृवाच्य में, तो फिर आप अपना 1 नंबर गंवाइएगा। इसीलिए देखिए, इसीलिए कहती हूँ कि छोटे छोटे से पॉइंट्स भी मैं लेके आती हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि निषेधात्मक होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से निषेधात्मक होंगे। मैंने आपको कई बार बताया है कि यहाँ पे सही भी रहेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हाथी से धीरे धीरे चला जाता है, तो ये भी जो है आपका जो है भाववाच्य रहेगा, ठीक है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद किसी भी बच्चे की अगर कोई कमेंट है तो प्रयास कीजिएगा कमेंट सेशन में आप अपनी कमेंट कर दीजिए। आपको अगर थोड़ा सा भी कहीं पे लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, या ये वाक्य हम बना रहे हैं, ये हमारा वाक्य सही नहीं बन रहा है, या हम जो विकल्प का उत्तर देख रहे हैं वो गलत है और आपने जो कराया है वो इस तरीके से है, तब आप कमेंट सेशन में मैसेज कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी की जो क्लास है मुझे लग रहा है कि वाच्य से अब आपका कोई प्रश्न आगामी आने वाली परीक्षाओं में गलत नहीं होगा। 1 या 2 नंबर जितने का भी प्रश्न रहेगा, 1-1 नंबर से भी देखिए बूंद बूंद से घड़ा भरता है कहते हैं, तो इसीलिए 1-1 नंबर जो है वो आपके लिए बहुत कीमती है। प्रयास कीजिए, अच्छे से समझिएगा। देखिए शॉर्ट ट्रिक में आप पढ़ जाइएगा। अब जैसे कोई आएगा, अब जैसे कोई कहता है कि 5-10 मात्र 5 मिनट में, अरे कैसे हो जाएगा। कर्मवाच्य कर्तृवाच्य में चलिए यहाँ पे करता है, कर्मवाच्य में यहाँ पे कर्म की प्रधानता है, भाववाच्य में यहाँ पे भाव जागृत होता है, यहाँ पे ना शब्द का प्रयोग मिल जाता है। आपने देख लिया ना कि ना शब्द का प्रयोग होने के बाद भी, नहीं होने के बाद भी जो है आपका वाक्य भावात्मक भी है। तो इसीलिए अच्छा है, शॉर्ट ट्रिक अपनाने से अच्छा है, रट्टा लगाने से अच्छा है, किसी ट्रिक पे बहुत ज़्यादा जाने से अच्छा है कि एक बार बेस क्लियर कर लीजिए। जब आपका बेसिक रूप से आप तैयार रहेंगे तो फिर ट्रिक की कोई दिक्कत नहीं है आपको, और व्याकरण कभी भी ट्रिक पे नहीं चलती है, ठीक है। अब हाँ ठीक है, व्याकरण में अगर आप संधि में बात करेंगे तो कुछ पॉइंट थे जो हमने भी आपको सीधे सीधे बता दिए, कारक थे उसमें सीधे सीधे भी बता दिए थे, लेकिन यहाँ पे भी सीधे सीधे बताए हैं। लेकिन प्रश्न अब सीधे सीधे आपसे नहीं बनते हैं, प्रश्न जलेबी की तरह घुमा घुमा के टेढ़े करके बनते हैं। आपको लगता तो है कि चाशनी या तो ज़्यादा है या कम है, इसीलिए प्रयास कीजिए कि थोड़ा सा विस्तृत होकर एक बार, देखिए बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार विस्तृत होकर एक बार समझ के अच्छे से पढ़ लें, ताकि उस टॉपिक से जो बनने वाले प्रश्न हैं, इसीलिए देखिए आपको निचोड़ कह रही हूँ कि मेरी हर क्लास में हर टॉपिक का निचोड़ रहता है। वाच्य आपने पढ़ा, तीनों वाच्यों में तीनों वाच्यों के जो भी प्रकार थे, जो भी चीज़ें थी, जो भी तथ्य थे, कैसे क्रिया बनी, क्रिया के अनुसार कर्म के अनुसार कैसे क्रिया में परिवर्तन हुआ, कर्ता के अनुसार कैसे क्रिया में परिवर्तन हुआ, ये सब आपको बताते हुए तब आगे बढ़ी।
ठीक है, तो जो भी मुझे उम्मीद है कि अब से जो आगामी आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें जो वाच्य से प्रश्न बनेगा आपका गलत नहीं होगा, यानी कि जो अभी तक आपने व्याकरण के टॉपिक पढ़े हैं उनमें से जो बनने वाले प्रश्न हैं आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो, शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में पढ़ते हो, फिर आप प्रश्न गलत करते हो तो फिर मुझसे नहीं कहना, क्योंकि मैंने जितना निचोड़ है वो आपको दिया है। ठीक है, तो अभी की क्लास जो है वो यहीं तक रखते हैं। जिस भी बच्चे को कोई भी पेड बैच ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, क्लास के शुरू में कॉन्टैक्ट नंबर दिया था। समय से क्लास या प्रैक्टिस सेट जिनको भी लेना है वो समय से ले लीजिए, क्योंकि देखिए आप पैसा भी खर्च करें और फिर उसके बाद आप पूर्ण रूप से पढ़ भी ना पाएँ, वो अच्छा नहीं है। इसीलिए समय है, समय से क्लास ज्वाइन कर लीजिए, समय से प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए, तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। अगला जो टॉपिक है वो भी वाक्य बनाने की संरचना की दृष्टि से देखा जाए तो क्रिया का ही एक टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे। और ये टॉपिक बहुत कम लोगों ने पढ़ाया, और मेरा जैसा कि मैं आपसे कहती हूँ, शुरू से चल रही हूँ कि कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको हम छोड़ें, क्योंकि कब किस टॉपिक से प्रश्न बन जाए, अगर एक प्रश्न भी हमारा गलत हो गया, एक प्रश्न भी अगर हमने नहीं पढ़ा, एक प्रश्न हमने अगर गलत कर दिया बिना पढ़े, तो फिर गिलानी रह जाती है मन में, एकदम क्षोभ उठता है कि काश हम पढ़ लिए होते। इसीलिए जब हम आपसे क्रम से दे रहे हैं, हम आपको क्रम से सारी क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं व्याकरण की, तो आप भी नोट्स बनाते हुए चलिए। तो ठीक है, अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में अगले एक नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।